नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हमारा ये सफर हमारे आसपास होने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं से शुरू होकर उन अदृश्य एकदम छोटे परमाणुओं तक जाएगा जो असल में इस पूरी दुनिया को चलाते हैं, यानी बिल्कुल मैक्रो से लेकर माइक्रो तक। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा, फिर पीरियोडिक टेबल का नक्शा, उसके बाद केमिकल अट्रैक्शन के नियम और आखिर में एक आयनिक बॉन्ड का बनना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, एसिड रेन का फिनोमिनल। अब देखिए, केमिस्ट्री को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यही कि हम सबसे पहले अपनी इस दृश्यमान दुनिया यानी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर नजर डालें। आसमान और बारिश की बूंदों में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें दिखाई नहीं देता। खैर, ये एसिड रेन असल में है क्या? होता ही नहीं है कि जब वाहनों और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ईंधन जलता है तो उसमें मौजूद अशुद्धियों की वजह से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स गैस के रूप में बाहर निकलते हैं, और फिर ये गैसें हवा में ऊपर जाकर बारिश के पानी के साथ मिल जाती हैं और उस पानी को अत्यधिक एसिडिक बना देती हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर करें। ये अंतर वाकई चौंकाने वाला है। नॉर्मल बारिश के पानी का पीएच लेवल लगभग 5.6 के आसपास होता है, लेकिन जब ये खतरनाक ऑक्साइड इसमें घुल जाते हैं ना, तो ये लेवल एकदम से गिरकर 4.2 से 4.4 के बीच आ जाता है। केमिस्ट्री की दुनिया में पीएच के नंबरों में इतनी सी गिरावट भी एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव मानी जाती है। और इस अदृश्य रासायनिक बदलाव के जो नतीजे हैं वो हमारी असल दुनिया में काफी भयंकर होते हैं। नाइट्रोजन और सल्फर के ये ऑक्साइड जैसे NO2 या SO2 जब बारिश के रूप में हमारी धरती पर गिरते हैं तो ये सीधे मिट्टी का पीएच बदल कर रख देते हैं। अब जरा सोचिए, किसी खेत में ऐसी फसल लगी है जिसे एक खास पीएच लेवल की जरूरत है। ये एसिडिक बारिश उस पूरी उपजाऊ मिट्टी को बर्बाद कर देती है। यही नहीं, ये हमारी नदियों और समुद्रों के पानी को भी भारी नुकसान पहुंचाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, पीरियोडिक टेबल की मैपिंग। अब इन बड़ी घटनाओं के पीछे के असली कारणों को समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। आखिर एलिमेंट्स के वो कौन से ग्रुप्स हैं जो इन रिएक्शंस के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं? ये जो बंटवारा है ना, ये एलिमेंट्स के बीच के अद्भुत लेन देन को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। देखिए, ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो धातुएं यानी मेटल्स हैं। इनका स्वभाव देने वाला है। ये 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स खुशी खुशी दान कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रुप 16 और 17 की अधातुएं हैं जिनका स्वभाव लेने वाला है। ये बिल्कुल एक इकोनॉमी की तरह है जहां कुछ डोनर हैं और कुछ रिसेप्टर हैं। लेकिन इस पूरे खेल में एक बड़ा ही मजेदार नंबर भी है, और वो है 0। नोबल गैसेस इसी 0 पर आराम से बैठी रहती हैं। सच कहूं तो उन्हें इस इलेक्ट्रॉन के लेन देन से कोई मतलब ही नहीं है। ना उन्हें कुछ देना है ना कुछ लेना है। वो अपने आप में पूरी तरह से संतुष्ट और एकदम स्टेबल है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, रूल्स ऑफ केमिकल अट्रैक्शन। तो अब एक अहम सवाल उठता है, आखिर बाकी एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते ही क्यों हैं? वो कौन सी चीज है जो इन धातुओं और अधातुओं को एक दूसरे के करीब लाती है? इसका सीधा सा जवाब है अष्टक का नियम। हर एलिमेंट केवल एक ही मुख्य कारण से दूसरे से जुड़ता है, और वो है स्टेबिलिटी यानी स्थिरता पाना। और ये स्थिरता उन्हें तब मिलती है जब उनके सबसे बाहरी कक्ष में ठीक 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। बस ये समझ लीजिए कि केमिस्ट्री की पूरी नींव इसी 8 के जादुई आंकड़े पर टिकी है। एलिमेंट्स की इस अलग अलग पर्सनालिटी को कुछ इस तरह समझा जा सकता है। मेटल्स की आदत होती है इलेक्ट्रॉन दान करके पॉजिटिव आयन बनाने की, जबकि नॉन मेटल्स उन्हें अपनाकर नेगेटिव आयन बनाते हैं। यह एक परफेक्ट बैलेंस है। एक तरफ वो है जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर 8 का आंकड़ा छूना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो है जो किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी कमी पूरी करना चाहते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे चौथे और आखिरी भाग पर, एक आयनिक बॉन्ड का बनना। अब समय आ गया है कि हम बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखें कि इलेक्ट्रॉन का ये लेन देन असल में होता कैसे है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले स्टेप में हमारे पास सोडियम है जिसके बाहरी कक्ष में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। दूसरे स्टेप में है क्लोरीन, जिसे अपना 8 का आंकड़ा पूरा करने के लिए बेताबी से बस 1 इलेक्ट्रॉन की तलाश है। तीसरे स्टेप में असली जादू होता है। सोडियम अपना वो 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, और फाइनली क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन खोकर प्लस चार्ज पाया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लेकर माइनस चार्ज पाया, ये दोनों ऑपोजिट चार्ज एक चुंबक की तरह आपस में बहुत मजबूती से जुड़ जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस में जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ हमारे पास नॉर्मल साइज का न्यूट्रल सोडियम एटम होता है,
लेकिन जब सोडियम अपना बाहरी इलेक्ट्रॉन दान कर देता है तो उसका पूरा बाहरी कमरा ही गायब हो जाता है। नतीजा, धनात्मक सोडियम आयन सिकुड़कर भौतिक रूप से काफी छोटा हो जाता है। और हाँ, ये कहानी सिर्फ एक बार होकर नहीं रुकती। जब इलेक्ट्रॉन का ये अदृश्य लेन देन लाखों करोड़ों बार दोहराया जाता है तो ये छोटे सोडियम आयन और उनके चारों ओर मौजूद बड़े क्लोरीन आयन मिलकर एक बहुत ही मजबूत और विशाल 3D नेटवर्क बनाते हैं। और जानते हैं ये क्या है? यही वो स्ट्रक्चर है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नमक के एक आम दाने के रूप में देखते हैं। सोचिए, एक छोटा सा दाना, लेकिन उसके अंदर करोड़ों आयनों का ये शानदार जाल बिछा है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। ये जानकर कि हमारी पूरी दिखाई देने वाली दुनिया असल में इलेक्ट्रॉनों के इस अदृश्य और लगातार चलने वाले लेनदेन से चल रही है, क्या प्रकृति को देखने का हमारा नजरिया नहीं बदल जाता? सच में ये हमें विज्ञान की गहराई और इस ब्रह्मांड की अद्भुत संरचना के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।